हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत तीनों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है और हमारे पास ये जो हज़ारों किलोमीटर लंबा समंदर वाला इलाका है ना, ये सिर्फ कोई जियोग्राफी का हिस्सा नहीं है। ये हमारे भारत के इतिहास का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हमारे भारत का इतिहास हमारे इस कोस्ट लाइन के जिक्र के बिना कभी पूरा हो ही नहीं सकता। और सदियों से यही समुंदर हमें खाना दे रहा है, हमारे कमाई का जरिया है और हमारे देश को प्रोटेक्ट करने में एक अहम हिस्सा भी निभा रहा है। समुंदर सिर्फ एक पानी का कोई रास्ता नहीं है, ये हमारे देश की सबसे पहली सिक्योरिटी लाइन भी है। अब कोस्टल डिफेंस मतलब अपने समुंदर वाले इलाकों की रक्षा करना और समुंदर का इस्तेमाल करके पूरे देश की रक्षा करना, ये कोई आजकल का कंसेप्ट नहीं है। ये तो बहुत पुराने टाइम से भारत में चलता आ रहा है। आज के समय में विक्रांत आईएनएस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हमारे देश की रक्षा करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा रोल प्ले कर रहा है। ठीक वैसे ही हमारे इंडियन ओशियन का इस्तेमाल हज़ारों साल से कई सारे राजाओं ने अपने राज्यों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको भारत के कुछ ऐसे ही राजाओं और साम्राज्यों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्होंने कैसे अपने वक्त में समुंदर का इस्तेमाल करके दुनिया के बाकी देशों से व्यापार किया और भारत की समुद्री सीमाएं भी सुरक्षित रखी थी। चाहे वो चोल साम्राज्य हो, जो अपने जहाज़ों से साउथ ईस्ट एशिया तक का सफ़र करते थे, या फिर मराठा नौसेना हो, जिन्होंने अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के नाक में दम कर दिया था। हर युग में भारत की नौसेना ताकतवर रही है। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसे सफ़र पर, प्राचीन भारत की उन कहानियों में जहाँ समुंदर सिर्फ रास्ता नहीं था, बल्कि भारत देश की एक ढाल था। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताने वाला हूँ कि भारत में ऐसे कितने साम्राज्य थे जो कोस्ट लाइन का यूज़ करते थे, उनके पास कितनी बड़ी नेवी थी। नहीं, इंडिया के हर उस राजा की कहानी में लाया हूँ जिन्होंने समुंदर पर राज किया था, और हर एक ने अपने टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा अलग ज़रूर किया था जो उस दौर में इनोवेशन कहलाता था। किसी की स्ट्रैटेजी अलग थी, कोई टेक्निकली आगे था, किसी ने समुंदर को डिफेंस बना दिया, तो किसी ने उसे ट्रेड का रास्ता बनाया। हर एक राजा की अपनी एक यूनिक ताकत थी और उन सब की कहानियाँ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मज़ा आपको तभी आएगा जब आप ये जानेंगे कि भारत के नेवल डिफेंस का आईएनएस विक्रांत तक का सफ़र जो था वो छोटा नहीं है। ये सफ़र रामायण से शुरू हुआ था और आज के आईएनएस विक्रांत पर आकर ख़त्म होता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, इससे हमें और भी पावरफुल और मीनिंगफुल कंटेंट लाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। सिंधु से लेकर कलिंग तक इंडिया की समुंदर वाली कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ से, ऋग्वेद से। ऋग्वेद में एक देवता का जिक्र है, वरुण, जिन्हें समुंदर और समुद्री रास्तों का एक्सपर्ट बताया गया है। रामायण और महाभारत जैसी इपिक स्टोरीज में भी कई सारे जगहों पर समुद्री सफर के बारे में बताया गया है। सबसे फेमस किस्सा तो भगवान राम जी का है। जब उन्हें लंका जाना था रावण से लड़ने, तो उन्होंने पूरी वानर सेना के साथ मिलकर समुंदर पर राम सेतु बनाया। सोचो कितना बड़ा मिशन वो रहा होगा। वो पुल सिर्फ लंका पहुंचने का रास्ता नहीं था, बल्कि एक तरह से समुंदर को अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करने का तरीका था, ताकि दुश्मन तक पहुंचा जा सके और मां सीता को बचाया जा सके। ये दिखाता है कि उस टाइम भी समुंदर को एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस या कह लो अटैक रूट जैसे यूज किया जाता था। अब महाभारत की बात करें तो जब सहदेव ने राजसूय यज्ञ किया था और उसके लिए दिग्विजय यात्रा की थी, तो समुंदर पार करके कितने ही द्वीपों पर और राजाओं पर उन्होंने हमला किया था, उन्हें हराया था। और इसका मतलब उनके पास प्रॉपर जहाज थे जो सेना को समुंदर पार ले जा सकते थे, और वो लॉन्ग डिस्टेंस मिशन करने के लिए भी कैपेबल थे। ये सब दिखाता है कि उस टाइम भी समुंदर का स्ट्रेटेजिक यूज होता था, फिर चाहे वो डिफेंस के लिए हो या फिर अटैक के लिए। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता की। जब दुनिया की बाकी सिविलाइजेशन जस्ट शुरू हो ही रही थी, तब हमारे यहाँ पर लोग समुंदर के रास्ते से ट्रेड करना और ट्रैवल करना शुरू कर चुके थे। सोचो, करीब 4500 साल पहले यानी 2400 बीसी के आसपास सिंधु घाटी के लोग गुजरात के लोथल में एक ऐसा पोर्ट बना चुके थे जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। ये कोई छोटा मोटा बंदरगाह नहीं था, बल्कि दुनिया का पहला टाइडल डॉक माना जाता है। यानी ऐसा पोर्ट जो समुंदर के पानी के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर बनाया गया था। मतलब ज्वार भाटा के समय में पानी कब कम होता है, कब ज्यादा होता है, उसके हिसाब से
इससे ये साफ होता है कि उस टाइम के लोग सिर्फ ट्रेड ही नहीं करते थे, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स भी काफ़ी एडवांस थी। लोथल का ये डॉक उस समय का एक बड़ा अचीवमेंट था, जो ये बताता है कि इंडिया की समुंदर वाली जर्नी कितनी जल्द शुरू हो चुकी थी और कितनी आगे निकल गई थी। ये कोई आम पोर्ट नहीं था, बल्कि उस टाइम की इंजीनियरिंग का कमाल था। यहाँ शिप्स के आने जाने के लिए अलग से रास्ते बनाए गए थे, और ये सब ज्वार भाटे के साइंस को समझकर बनाया गया था। सोचो उस जमाने में उन लोगों को कितना एक्यूरेट नॉलेज था। लोथल से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग उस समय मेसोपोटामिया, पर्शिया और अफ्रीका तक भी ट्रेड करते थे। उनके शिप्स टीक वुड जैसी सॉलिड लकड़ी से बनाए जाते थे, और उन्हें नारियल की रस्सियों से सिलकर वाटर रेजिस्टेंट बनाया जाता था। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। 4th सेंचुरी BCE की बात है, जब इंडिया में एक जबरदस्त मैसिव एम्पायर खड़ा हुआ था, मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे। उन्होंने सिर्फ इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड नेवी भी बनाई थी। उन्होंने समझा कि अगर इतने बड़े साम्राज्य को चलाना है, उसे स्टेबल रखना है, तो सिर्फ जमीन पर कब्जा काफी नहीं होगा। उनके पास एक बाकायदा नेवल डिपार्टमेंट था जो पूरी प्लानिंग के साथ काम करता था। ये उस समय कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उस जमाने में इतनी बड़ी सोच रखना कि एक डेडिकेटेड नेवल फोर्स हो, इससे पता चलता है कि मौर्य शासक अपने साम्राज्य को हर तरह से मजबूत और सुरक्षित बनाना चाहते थे। और इस पूरी ग्रैंड स्ट्रेटेजी के पीछे जिस सुपर ब्रेन का हाथ था, वो थे आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। उनकी लिखी हुई लेजेंडरी किताब अर्थशास्त्र उस समय के लिए एक कंप्लीट रूल बुक थी। राज कैसे चलाना है, कैसे इकोनॉमी संभालनी है, फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, डिफेंस कैसा होना चाहिए, इस किताब में ये सब कुछ था। और इसी अर्थशास्त्र में हमें वो क्लूज भी मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की नेवी कितनी सिस्टमैटिक और इफेक्टिवली काम करती थी, और ये उनके साम्राज्य के लिए कितना जरूरी था। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक बहुत ही स्पेशल पोस्ट का जिक्र किया है, नावाध्यक्ष। अब ये नावाध्यक्ष या नावाध्यक्ष कौन थे? बेसिकली ये थे सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप। ये ऐसे एक डेडिकेटेड ऑफिसर थे जिनका पूरा काम ही शिप और वाटर ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना था। ये अपने आप में दिखाता है कि मौर्य प्रशासन कितना ऑर्गेनाइज था। ये कोई ऐसा नहीं था कि किसी भी ऑफिसर को ये काम सौंप दिया, नहीं, इसके लिए एक खास अधिकारी को अपॉइंट किया जाता था जो इस काम का एक्सपर्ट हो। अपने इतने बड़े एम्पायर की हजारों किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन को सिक्योर रखना ताकि कोई समुद्र के रास्ते से हमला ना करे, ये उनके नेवी की एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जरूरत पड़ने पर आर्मी के सोल्जर्स, उनके हथियार, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को भी शिप्स के जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते थे। ग्रीस, सीरिया, इजिप्ट, मैसेडोनिया, इपीरस और श्रीलंका तक उन्होंने अपने दूत भेजे थे। सोचो उस टाइम में इतना लंबा सी ट्रैवल। कहा जाता है कि उनके बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा बोधि वृक्ष की एक पवित्र शाखा लेकर श्रीलंका तक गए थे समुद्र के रास्ते से। यह दिखाता है कि मौर्य साम्राज्य का नेवी डिपार्टमेंट सिर्फ लड़ाई या ट्रेड के लिए नहीं था, बल्कि कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन का भी एक इम्पोर्टेंट टूल था। इस इफेक्टिव नेवल सिस्टम का मौर्य साम्राज्य पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा था। इससे न सिर्फ साम्राज्य को पॉलिटिकली यूनाइट होने में मदद हुई थी, बल्कि उसकी इकोनॉमी को भी जबरदस्त बूस्ट मिला था। और भारत के और मौर्य साम्राज्य के कनेक्शन ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से जुड़े थे। सातवाहन कौन थे? ये वो साम्राज्य था जिनके कब्जे में पूरा दक्खन था, मतलब आज का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला हिस्सा। इन राजाओं का भी समुंदर से एक गहरा कनेक्शन था। सातवाहनों का एम्पायर काफी बड़ा था और उनकी कोस्टल रीच भी जबरदस्त थी। वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। सोचो दोनों तरफ समंदर, ये उनके लिए एक नेचुरल सुपर हाईवे जैसा था जिससे वो दुनिया से कनेक्ट कर सकते थे। राजा वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी और खास करके गौतमी पुत्र शातकर्णी जैसे राजाओं ने तो अपने कॉइन्स पर बाकायदा शिप्स के सिंबल बनवाए थे, और वो सिंबल कुछ छोटी मोटी शिप के नहीं थे, वो बड़े बड़े जहाज हुआ करते थे जिन पर दो दो पाल लगे होते थे। पाल मतलब वो डंडे जिन पर कपड़े लगे होते थे हवा से चलने के लिए। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये कॉइन्स उनकी नेवल पावर का पक्का सबूत थे। ये उनका तरीका था दुनिया को ये बताने का कि देखो समुंदर में हमारा बहुत दबदबा है। सातवाहन के टाइम इंडिया का फॉरेन ट्रेड एकदम बूम पर था। सोचो
उनके जहाज रोम तक जाते थे। वो इंडिया से बेहतरीन क्वालिटी का मलमल, कई सारे मसाले और कीमती पत्थर एक्सपोर्ट करते थे। और बदले में क्या आता था? रोमन वाइन, स्पेशल काइंड्स ऑफ ग्लास आइटम्स और सबसे इंपॉर्टेंट ढेर सारा सोना। इतना सोना कि कहते हैं रोमन राइटर्स कंप्लेन करते थे कि इंडिया उनका सारा सोना खींच रहा है। सातवाहन इलाकों में रोमन कॉइन्स की बहुत सारी डिस्कवरीज हुई है जो इस ट्रेड का पक्का प्रूफ है। यह व्यापार इतना महत्वपूर्ण था कि इसने सातवाहन अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत किया था। लेकिन अब इतना कीमती माल समुद्र के रास्ते से जा रहा है तो रिस्क फैक्टर तो होगा ही। उनके जहाज़ों को पायरेट्स का खतरा हमेशा रहता था। लेकिन यहीं पर फिर रोल शुरू होता था उनकी नेवल सिक्योरिटी फोर्स का। उनके शिप्स वाले कॉइन सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं थे, वो उनकी असली ताकत का इशारा भी थे। और सिर्फ पायरेट्स ही नहीं, वो अपने दुश्मनों से भी अपने कोस्टल इलाके को और ट्रेड रूट को सुरक्षित रखते थे, सिक्योर रखते थे। उनके जो प्रोमिनेंट एनिमीज थे वो थे क्षत्रप और कुषाण साम्राज्य, जिनके साथ कोस्टल कंट्रोल के लिए उनकी खूब लड़ाई चलती रहती थी। चोल राजाओं का टाइम इंडिया के नेवल हिस्ट्री का लिटरली गोल्डन पीरियड था। उन्होंने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुंदर में भी अपनी ताकत दिखाई थी। उनकी नेवी इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने पूरे हिंद महासागर में अपना दबदबा बना लिया था और इंडिया का नाम दूर दूर तक फैलाया था। चोल साम्राज्य की नौसेना का सबसे जबरदस्त टाइम वो था जब राजा चोल और उनके बेटे राजेंद्र चोल ने भारत पर राज किया था। इन दोनों ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि अगर अपने साम्राज्य को सिक्योर और रिच बनाना है तो सिर्फ जमीन पर राज करने से काम नहीं चलेगा, समुद्र पर भी पकड़ बनानी पड़ेगी। यही सोचकर उन्होंने इंडिया के कोस्ट से भी बाहर अपना इन्फ्लुएंस फैलाने का बड़ा सपना देखा और उस सपने पर काम भी किया। उनकी नेवी सिर्फ अपने कोस्ट के डिफेंस के लिए नहीं थी बल्कि उन्होंने समंदर में भी दुश्मनों को अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत है वो युद्ध जो उन्होंने 1025 ईस्वी में श्रीविजय एम्पायर के खिलाफ लड़ा था। श्रीविजय एम्पायर उस टाइम इंडोनेशिया का एक बहुत ही पावरफुल समुद्री साम्राज्य था जो चीन के साथ होने वाले मेजर ट्रेड रूट को कंट्रोल करता था। और राजेंद्र चोल श्रीविजय साम्राज्य को हराकर इसी ट्रेड रूट पर अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे। इस मिशन में उन्होंने श्रीविजय एम्पायर के कई बड़े बड़े जो पोर्ट्स थे उन पर कब्जा किया था और श्रीविजय एम्पायर को ऑलमोस्ट घुटने टेकने को मजबूर किया था। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये एक प्रॉपरली प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें एडवांस्ड शिप, लॉन्ग डिस्टेंस नेविगेशन, ये सब कुछ शामिल था। मतलब सोचिए कि अपने देश से दूर हजारों किलोमीटर दूर ट्रैवल करके दुश्मन को उनके ही देश में हराना, ये उस टाइम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और चोल राजाओं ने वो करके दिखाया था। जब उत्तर भारत पर मुगलों का कंट्रोल था और यूरोपियंस धीरे धीरे इंडिया में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब दक्कन में ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी जो भविष्य में दक्कन के जमीन के साथ समुंदर पर राज करने वाला था। और उस साम्राज्य के राजा को आज के समय में फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। ये महान राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो सिर्फ एक लेजेंडरी वॉरियर नहीं थे बल्कि एक विजनरी थिंकर भी थे। उस टाइम बाकी राजा सिर्फ लैंड वॉर में ही बिजी थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत पहले ही समझ में आ गया था कि अगर स्वराज्य को सुरक्षित रखना है तो समुंदर पर कंट्रोल करना ही होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने एक सॉलिड नेवी खड़ी की जो महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट कर सके, ट्रेड रूट को सिक्योर रख सके और रेवेन्यू भी कलेक्ट करे। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक आइकॉनिक लाइन थी, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, मतलब समुंदर जिसके कंट्रोल में है असली पावर उसी के पास है। उन्होंने अराउंड 1654 के आसपास कल्याण के पास पहला मराठा शिप बनवाना शुरू किया था और जैसे लैंड पर वो गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी यूज करते थे वैसे ही उन्होंने समुंदर में भी स्मार्ट टैक्टिक्स अप्लाई की। उनके शिप्स छोटे होते थे बट सुपर फास्ट होते थे। ये अचानक से बड़े बड़े यूरोपियन शिप्स पर अटैक करते थे और फिर तुरंत शैलो पानी या फिर किसी नैरो स्पॉट में गायब हो जाते थे जहां पर एनिमी के बड़े बड़े जहाज जा ही नहीं सकते थे। और हाँ, हैंड टू हैंड फाइट में भी मराठा सोल्जर्स का कोई जवाब नहीं था। सिर्फ नेवी ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने नेवल डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ अमेजिंग फोर्ट्स भी बनवाए थे, जैसे सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, कोलाबा और सुवर्णदुर्ग। ये किले सिर्फ फाइट के लिए नहीं थे बल्कि यहाँ पर शिप्स को बनाने का और रिपेयर करने का काम भी होता था। इन फोर्ट्स का डिजाइन इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन्हें दुश्मनों की तोपें भी कुछ खास डैमेज नहीं कर पाती थी और ऊपर से समुंदर की हर मूवमेंट पर इन किलों से पूरी नजर रखी जा सकती थी। इन सारे किलों ने मिलकर एक ऐसा सिक्योर नेटवर्क बनाया था कि कोई भी एनिमी इजीली मराठों के कंट्रोल वाले कोस्ट लाइन पर लैंड कर ही नहीं सकता था।
एक और जरूरी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं रहती थी। उन्होंने ऐसे किले बनाए जो सीधे सीधे फॉरवर्ड बेस की तरह काम करते थे और उनके पास ऐसे मोबाइल शिप्स हमेशा रेडी रहते थे जो कभी भी कहीं भी मूव कर सकते थे। अब मराठा शिप्स की बात करें तो उनके पास अलग अलग टाइप के शिप्स थे, जैसे गुराब जो बहुत छोटे होते थे लेकिन सुपर फास्ट थे। उनके पास वॉरशिप भी थे जिन्हें गलबत कहते थे, और छोटे शिप्स भी थे जो स्पेशली कोकन रीजन के शैलो पानी के लिए डिजाइन किए गए थे। अब मराठा साम्राज्य के नेवल स्ट्रेंथ की अगर बात हो रही है और कान्होजी आंग्रे जी का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो लीगेसी छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू की थी उसे कान्होजी आंग्रे जी ने बाद में नेक्स्ट लेवल पहुंचाया था। उन्होंने ऑलमोस्ट 30 साल से भी ज्यादा टाइम तक पोर्तुगीज, ब्रिटिश और डच जैसे यूरोपियन पावर्स की नाक में दम करके रखा था। उनके पास सैनिक और शिप्स ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनकी जो गुरिल्ला स्टाइल स्ट्रेटेजी थी वो इतनी अनप्रेडिक्टेबल थी कि दुश्मनों को समझ में ही नहीं आता था कि अटैक कब और कहां से होगा। उन्होंने तो कोकन के समंदर में दस्तक सिस्टम भी चालू की थी। मतलब कोई भी शिप अगर वहां से निकलना चाहता है तो पहले उसे मराठों से परमिट लेना होगा, नहीं तो मराठे उस जहाज पर अटैक करते थे। जब मराठा समंदर में दबदबा बना रहे थे उसी समय पुर्तगाल, डच, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स इंडिया में धीरे धीरे घुसपैठ कर रहे थे। स्टार्टिंग में इनका मकसद सिर्फ ट्रेड करना ही था, लेकिन बाद में इनका असली इरादा सामने आया। उन्हें सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि पूरे कोस्टल एरिया और समुंदर के रूट्स पर कंट्रोल चाहिए था, और बाद में उन्होंने वो किया भी। सिर्फ समुंदर पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर उन्होंने कब्जा किया। लेकिन ये करना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनके और भारत के बीच खड़े थे छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने भी समुंदर की ताकत को समझा और बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसे अपने फेवर में यूज किया। उनके टाइम पर मराठा नेवी और भी ज़्यादा शार्प, स्ट्रेटेजिक और पावरफुल बन गई थी। इस पूरे टॉपिक पर मैंने पहले से ही एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसे यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं उस समय की जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर चले गए थे। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था तो सिर्फ एक नया देश नहीं बना था, एक नया चैप्टर शुरू हुआ था। अब हमें ना सिर्फ जमीन बल्कि अपने समुंदर को भी सिक्योर करना था। यही से शुरू होती है मॉडर्न इंडियन नेवी की जर्नी। वैसे नेवी की शुरुआत तो 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मरीन से ही शुरू हो चुकी थी, जो बाद में रॉयल इंडियन नेवी बनी। लेकिन आजादी के बाद रॉयल इंडियन नेवी इंडिया और पाकिस्तान में बटी, और जब 26 जनवरी 1950 को इंडिया रिपब्लिक बना तब इसका नाम रखा गया इंडियन नेवी। स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस थे, ज्यादातर ब्रिटिश टाइम की पुराने शिप्स ही थे। लेकिन जब वाइस एडमायरल आर.डी. कटारी पहले इंडियन नेवी चीफ बने उसके बाद आया असली टर्निंग पॉइंट। और फिर 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान नेवी ने कराची पोर्ट पर डायरेक्ट स्ट्राइक किया था और दो बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। इसके बाद नेवी का मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, इंडिया में बने शिप्स पर फोकस बढ़ा। हमें समझ में आ चुका था कि अगर डिफेंस के लिए हर चीज बाहर से ही लानी पड़ी तो रियल स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस कभी नहीं मिलेगा। और फिर बना दूसरा आईएनएस विक्रांत, जो भारत का पूर्ण रूप से पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर था। यह नया विक्रांत पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट था और इस पर एक साथ कई सारे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट हो सकते थे। हमारे इतिहास में नेवी हमेशा से ही हमारी स्ट्रेंथ रही है, फिर चाहे समय सिंधु घाटी सभ्यता का हो या फिर चोल साम्राज्य का। उसी पुरानी लीगेसी को आज की इंडियन नेवी ना सिर्फ कैरी कर रही है बल्कि उसे और भी मजबूती से आगे बढ़ा रही है। आज का इंडिया सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग देश नहीं है बल्कि सेंचुरीज पुरानी समुंदर से जुड़ी रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही प्राउडली निभा रहा है। और यही वजह है कि हमें आज डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझदारी और भरोसे की जरूरत है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा लोग इंडिया की इस ताकत को पहचाने समझे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।